आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 3 लेकर आपके सामने उपस्थित है, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ढोना। किसी कार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट करना किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु या कोई सामान को एक जगह से ढोकर दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को। आइए हम लोग जानते हैं किस तरह से परिवहन हमारे जीव जंतुओं के शरीर के अंतर्गत कौन सा कार्य करता है, परिवहन का मतलब क्या हुआ और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का सही मायने में उपयोग हमारे शारीरिक क्रियाओं के अंदर होती है। तो आइए देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाने क्या जीवों में किस तरह का परिवहन होता है। तो हम यहाँ पर देखें क्या कि जीवित प्राणियों में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो छोटा से छोटा जीव जंतु हो, एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय जीव हो, विशाल जीव जंतु जो भी है, उन सभी प्राणियों में होने वाली उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया हम लोग पिछले वीडियो में जाने हैं कि पाचन की क्रिया जो होती है उसको उपापचयी क्रिया कहा जाता है। तो उसमें जो उपापचयी क्रिया होगी ना, तो उनके जीवन के प्रमुख लक्षण है, यानी कि कोई भी जीव जंतु में भोजन का पाचन होना, उपापचयी क्रिया होना, डाइजेशन होना और उससे ऊर्जा मिलना, यह प्रथम लक्षण है। ऑल लिविंग थिंग्स का यह प्रथम लक्षण है। उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या आती है, भोजन का पाचन कैसे होता है, जैसे होता है शरीर की वृद्धि। जब उपापचयी क्रिया होती है तो शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के द्वारा ही शरीर के समस्त कार्यों का प्रतिपादन होता है। इस तरह से शरीर में एनर्जी के रूप में ग्लूकोज मिलता है, जो क्या करेगा, शरीर की वृद्धि कराएगी, यानी कि पोषण स्तर को बढ़ाएगा, पोषण कराएगा, शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव बनाएगा, साइटोप्लाज्म का निर्माण करेगा, नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। और सेल क्या करेगा, इसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म से यह जीव द्रव बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक के द्वारा ही अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से ही कंप्लीट शरीर का निर्माण होता है प्रत्येक जीव जंतुओं में। राइट, तो ये हमें समझ में आ गया कि उपापचयी क्रिया जो होगा तो प्रत्येक जीव जंतु भोजन करेगा। भोजन करने के बाद उसका जो डाइजेशन होगा, तो उपापचयी क्रिया के बाद कौन कौन सी क्रिया उसके अंतर्गत होगा, तो शरीर की वृद्धि होगी, सभी लिविंग थिंग्स की वृद्धि होगा। वृद्धि होने के लिए क्या चाहिए, कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब केंद्र, उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका द्रव्य का निर्माण जब होगा तो इससे क्या होगा कि नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, इससे पोषण स्तर बढ़ेगा। और जैसे ही पोषण स्तर बढ़ेगा तो हम एनिमल किंगडम की बात करें तो वहां पर भी यही कार्य होता है। भोजन करने के बाद सेम कंडीशन अप्लाई होता है। कहां पर, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां पर होगा, तो पौधों में होगा। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्यों होगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी स्तर के जीव हैं, मतलब स्वपोषी स्तर के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो पौधे स्वपोषण करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। तो यह स्वपोषी हो गया। और सबका अल्टरनेट यही है, अल्टीमेटम जो भी बात की जाए तो सब ऊर्जा का ही निर्माण करता है। अंत में सभी जीव जंतु, all plant kingdoms and all animal kingdoms only secrete the energy in power of their recycling form of energy in their regular work। तो अपने सभी रेगुलर कार्य के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और इसके लिए जो जरूरी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसको पदार्थ कहते हैं कि कौन सा जो पदार्थ है वह ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो खाना खाएंगे उससे पोषण स्तर होगा, उपापचय यानी भोजन पचेगा और उसका मुख्य रूप से क्या कार्य है, तो शरीर में पदार्थ का निर्माण होना, जिससे जीव द्रव्य बनेगा और जीव द्रव्य से क्या होगा, साइटोप्लाज्म जैसे ही बनेगा तो कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका जैसे ही बढ़ेगा तो शरीर में वृद्धि होगा, शरीर का जो संचालन होगा उसमें वह मदद करेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तक हम समझ गए कि पदार्थ की आवश्यकता होगी। ऐसे आवश्यक पदार्थ का स्रोत, यानी कि जो पदार्थ हमें चाहिए सभी जीव जंतुओं को, तो उसमें पदार्थ का स्रोत कहाँ है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा। एनर्जी की बात की जाए तो वो पदार्थ का स्रोत हो गया ग्लूकोज। अभी हम बात किए C6H12O6 एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड का निर्माण होगा जो पाचन की क्रिया करता है। साइट्रिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सब कहाँ पेट में बनता है, जठराग्नि में, जिससे कि वो पाचन की क्रिया करेगा। इसके बाद क्या हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज लवण, ये सभी हमें आवश्यक पदार्थ के स्रोत हैं जो उपापचयी क्रिया के बाद प्रत्येक जीव जंतु में बनता है और यही प्रक्रिया संपूर्ण क्रिया को परिवहन कहेंगे। अतः वायुमंडल में O2 का ग्रहण करना, श्वसन अंगों से होकर कोशिका तक पहुंचना, यानी कि जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हम श्वसन क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में O2 वायुमंडल से ग्रहण किए और यह श्वसन अंगों से होकर कहां पहुंचेगा, तो कोशिका तक पहुंचेगा। और इस पहुंचने की प्रक्रिया में बहुत प्रकार के श्वसन अंग काम करते हैं जो उनको स्पेसिफिक स्थान तक, कोशिका तक पहुंचाते हैं, सेल तक पहुंचाते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि यह उपापचयी क्रिया में सहायता प्रदान करती है। उपापचयी क्रिया के पश्चात जब पाचन की क्रिया होगी, भोजन को जो हम पचाते हैं तो शरीर में बहुत सारे अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ का भी निर्माण होता है। जब हम खाना खाएंगे या जब पाचन की क्रिया होगी, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे,
तो शरीर में भोजन के जो जितने भी एंजाइम्स है, जो भी एनर्जी है, वह किस रूप में मिल जाएगा, तो वो सारा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, अमीनो अम्ल का ग्लूकोज के रूप में यह शरीर में सेक्रेट करेगा और बदले में अपशिष्ट पदार्थ जो बनेगा, हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे शरीर से समय समय पर बाहर निकालना अनिवार्य हो जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम लोग भूमिका के रूप में यह जाने कि ट्रांसपोर्टेशन में आखिर होता क्या है। सभी लिविंग थिंग्स, जितने भी जीव जंतु हैं, वो परिवहन का जो कार्य करते हैं, उसमें मुख्य रूप से शरीर में भोजन का पचना, उपापचयी क्रिया होना, ऑक्सीडेशन का होना, यानी कि ऑक्सीजन शरीर में पहुंचना, उसका जब उपापचयी क्रिया हो जाएगी तो पूरे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा, हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ का जो निर्माण होगा, उसे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। और यह सारी प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो परिवहन जिम्मेवार होता है। परिवहन के द्वारा ये सारे फंक्शन कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग डिफिनेशन जाने कि परिवहन से होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि शरीर में जो वृद्धि होगी, इसके लिए जीव द्रव बनेगा। जीव द्रव जब बनेगा तो क्या बनेगा, नई कोशिका का निर्माण होगा। जो नया कोशिका बनेगा तो उसमें क्या होता है, ये जीव द्रव नया कोशिका बन गया। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाया, उत्तक कहलाया। उत्तक से क्या बन गया, अंग बन गया। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बन जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी यानी शरीर का निर्माण होगा सभी जीव जंतुओं, ऑल लिविंग थिंग्स। इसको याद रखेंगे और इस सारी क्रियाओं के लिए परिवहन कैसे उपयोगी है, इसके बारे में जानते हैं। तो इतना समझने के बाद हम लोग जानते हैं कि परिवहन की परिभाषा क्या होगा। तो आइए हम लोग देखें डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको आप पॉज कर लें और इसको आराम से उतार लें सिस्टमेटिक। ये आपका हो गया मुख्य कंटेंट, जिसको आप भूमिका के रूप में समझें कि परिवहन में मुख्य रूप से किन चीजों को जानना आवश्यक है। आइए आगे हम लोग देखें। अब यहाँ पर देखिए, परिवहन की परिभाषा जब इतना समझ गए तो परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं कि परिवहन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में जाने कि परिवहन का मुख्य रूप से परिभाषा क्या होगा। तो उपयोगी पदार्थ, जितना भी हमारे शरीर के लिए, चाहे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ है, जो उनको एनर्जी प्रदान करेगा, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, बेसिक नीड्स है, जो भोजन के द्वारा, पोषण के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। तो उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन के अलग अलग मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना, यानी जो भी एनर्जी के लेवल में हो गया, चाहे जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारे विटामिन हो गया, ये सभी भोजन के मूल स्रोत से निकल के उसके बाद शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है और यह एनर्जी प्रदान करेगा। वहां पहुंचने के बाद कोशिकाओं एवं शरीर में उपापचयी क्रिया के बाद अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ, जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, तो उन सारे पदार्थों को कोशिका से निकालकर, यानी कि प्रत्येक सेल से और पार्ट ऑफ द बॉडी से निकालकर उन्हें गंतव्य स्थान तक, जहां तक उन्हें फिर एडजस्ट, मतलब बाहर जाना है उसको, और जब तक उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम से बाहर करने की जो प्रक्रिया होगी, ये सारे प्रक्रिया गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होगा ना, इसी को बोलेंगे पदार्थों का परिवहन। राइट, तो ये हमें समझ में आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स क्या हो गया कि एक तो उपयोगी पदार्थ हो गया, जो हम भोजन करेंगे उसमें जितने भी खनिज, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि जो भी हैं, जो उपयोगी पदार्थ है, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यानी कि उनके जो एंजाइम्स हो गए, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। पुनः अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को सभी जगह से कलेक्ट करना, यानी कि कोशिका से कलेक्ट करके पुनः उनके गंतव्य स्थान से बाहर निकालना, निष्कासन करने की जो प्रक्रिया होगा। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया, एक तो ले जाना, फिर दोबारा उसको रिटर्न, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, और ये सारी प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, पदार्थों का परिवहन बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। राइट, हमको लगता है कि आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जितने उपयोगी पदार्थ है उसको मूल स्रोत से निकाल करके कोशिका तक पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और वहां से हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य बाहर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होगी, इसे पदार्थों का परिवहन कहेंगे। इसको आप याद करेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि पदार्थों के परिवहन से क्या समझते हैं, परिवहन की परिभाषा लिखें। हम यहाँ पर देखिए, जीवों के शरीर में अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी के शरीर में परिवहन के लिए विकसित तंत्र होता है। जो हाई वर्टिब्रेट और हाई क्वालिटी के एनिमल्स होते हैं, उनमें परिवहन के लिए एक विकसित तंत्र होगा, जिन्हें बोलेंगे परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि हर एक चीजों के लिए, हर एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, जिस कारण से उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यह किसमें पाया जाएगा, तो हाई वर्टिब्रेट जीवों में पाया जाएगा। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि यह कहलाया परिवहन तंत्र। तो अगला कंटेंट हो गया पौधों में पदार्थों का परिवहन, और पौधों में यानी प्लांट्स में पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पर देखिए, एक कोशिकीय पौधे, पौधे भी अनेक तरह के हैं, एक कोशिकीय पौधों में तथा सरल बहुकोशिकीय पौधों में। अब जो एक कोशिकीय पौधा हो गया और जो बहुकोशिकीय पौधे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या करते हैं कि इन पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। सिंपल जो एक कोशिकीय पौधा हो गया, उसमें पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होगा। याद रखेंगे कौन सी क्रिया के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक कोशिकीय पौधा, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास, इसके बाद हो गया युगलीना और शैवाल। क्या हो गया, शैवाल।
ये सारे एक कोशिकीय और सरल पौधे में पदार्थों का जो परिवहन होगा विसरण डिफ्यूजन के द्वारा इन सभी में याद रखेंगे। शैवाल हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना, ये सब हो गया। इन सभी में पदार्थों का परिवहन जो होता है विसरण क्रिया से होता है, क्योंकि इसमें विशेष अंग नहीं होते हैं, ज्यादा ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, तो इसमें विसरण क्रिया के द्वारा ही, डिफ्यूजन के द्वारा ही पदार्थों का परिवहन होता है। जबकि जटिल पौधों में, जितने भी हाई कॉम्प्लिकेटेड प्लांट्स हैं, उन पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जितने भी इसमें क्या हो गया मटेरियल्स, तो पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है, स्पेसिफिक है, क्या हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, और उस परिवहन तंत्र के द्वारा ही उसमें परिवहन की क्रिया होगी। राइट, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसमें परिवहन क्रिया के लिए जैसे एग्जांपल में हो गया जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा परिवहन की क्रिया होती है, यानी कि ऑल प्लांट्स में जाइलम हाई जो क्या होता है प्लांट्स हो गए मल्टी सेलुलर बड़े उच्च वृक्ष हो गए, बड़ा सा पौधा, इसमें इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए परिवहन तंत्र खास रूप से विकसित होती है। और यह क्या करता है, जैसे यह जड़ हो गया तो नीचे यहाँ से खनिज लवण प्राप्त करेगा, तो जड़ में क्या पाया जाएगा, तो यहाँ नीचे यह जाइलम पाया जाएगा, जाइलम जड़ में पाया जाएगा, और फ्लोएम ऊपर के भाग में पाया जाएगा, फ्लोएम ऊपर में पाया जाएगा, ऊपर के भाग में। तो जमीन से जो प्राप्त करेगा ये, तो यह क्या करेगा H2O यानी जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण यह किससे प्राप्त करेगा, जमीन से। किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ मेन रूट, जिसको बोलते हैं मेन रूट, मुख्य जड़, मेन रूट के द्वारा यह प्राप्त करेगा। और इसमें ब्रांच रूट भी है, शाखित जड़ भी होता है, जिसको ब्रांच रूट जिसको ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ से, अब यहाँ से जितने भी आगे के पार्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जाइलम ऊपर के पार्ट्स में जाएगा, जो वायुमंडल से क्या प्राप्त करेगा, तो CO2 वायुमंडल से यह एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से यह प्रक्रिया CO2 जो है O2 बाहर निकालेगा और CO2 को ग्रहण करेगा। इस तरह से यह O2 और यह हो गया वायुमंडल से, जाइलम इसका क्या हो गया, दोनों इसका ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य कार्य करता है जाइलम और फ्लोएम में। तो याद रखेंगे कि पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करेगा, पदार्थों में परिवहन का कार्य करेगा। और इस तरह से आज हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें देखा परिवहन चैप्टर में कि किस तरह से पदार्थों में परिवहन होता है, जंतुओं में परिवहन होता है, एनिमल्स में परिवहन होता है, इस तरह से ह्यूमन बीइंग में परिवहन सिस्टम क्या काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। आगे के यूनिट 2 में हम लोग डिटेल देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कराना। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।